हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। यानी कि हमने जो पहले जो टॉपिक पढ़ा था, यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था वो किससे रिलेटेड पढ़ा था। यानी कि जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था रेबीज़। यानी कि रेबीज़ क्या होता है, रेबीज़ के काजेज़ पढ़े थे। ठीक है, रेबीज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेबीज़ के कोज पढ़े थे कि रेबीज़ किस कारण से होता है, रेबीज़ के सिम्टम्स वगैरह, रेबीज़ के ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ी थी। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके देखें। उसके बाद जो पार्ट 2 है, यानी कि जो रेबीज़ का पार्ट 2 है, उसके अंदर क्या बताया जाएगा, डायग्नोसिस बताया जाएगा। यानी कि हम जो रेबीज़ पेशेंट है उसको किस प्रकार से डायग्नोस कर सकते हैं, और उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है उसको ट्रीटमेंट किस प्रकार से दे सकते हैं, और जो रेबीज़ पेशेंट्स हैं उनको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो रेबीज़ फैलता है या फिर जो रेबीज़ हो जिस वजह से होता है, किसी भी एनिमल्स की वजह से, रैबिडली एनिमल की वजह से उससे हम प्रिवेंशन यानी उनसे बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि रैबिड एनिमल से बचाव किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायग्नोसिस, यानी कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायग्नोसिस। ठीक है, सबसे पहले यही देखेंगे कि डायग्नोसिस क्या है, यानी कि डायग्नोसिस कौन कौन से डायग्नोसिस हैं हमारी जो रेबीज़ डिजीज़ चल रही थी उसके अंदर। तो रेबीज़ डिजीज़ के अंदर जो डायग्नोस किस प्रकार से, हिस्ट्री ऑफ द बाइट बाय द रैबिडली एनिमल्स। यानी कि सबसे पहले जो रैबिड एनिमल, यानी कि जो एनिमल्स काटा है किसी भी पेशेंट्स को, तो उस एनिमल्स की हिस्ट्री लेंगे। यानी कि उस एनिमल्स की हिस्ट्री लेंगे कि वह रैबिड एनिमल है या नहीं, या फिर उस एनिमल के सलाइवा वगैरह के अंदर वायरस रेबीज़ है या नहीं, ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, स्पेशली हाइड्रोफोबिया। यानी कि सेकंड जो डायग्नोसिस क्या करेंगे, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, यानी कि स्पेशली हाइड्रोफोबिया देखेंगे। यानी कि एक डर होता है किसी भी पेशेंट्स के अंदर, उसको देखेंगे कि उस पेशेंट के अंदर हाइड्रोफोबिया तो नहीं है या उसके अंदर डर पैदा तो नहीं हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड डायग्नोस करेंगे, एंटीजन डिटेक्शंस यूजिंग द स्किन बायोप्सी। यानी कि स्किन बायोप्सी का मतलब क्या होता है, स्किन का कोई छोटा सा टुकड़ा लेकर और उसका जाँच करना या उसकी बायोप्सी करना। तो स्किन बायोप्सी के अंदर कैसे पता लगेगा, स्किन बायोप्सी के अंदर अगर रेबीज़ है किसी भी पेशेंट को तो उसका जो एंटीजन होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसका पता लग जाएगा कि उसके जो सीरम के अंदर क्या है, रेबीज़ वायरस है। ठीक है, रेबीज़ है, यानी कि रेबीज़ जो बैक्टीरिया एंटीजन्स कुछ भी रेबीज़ एंटीजन है उसके आधार पर हम उसे कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ डायग्नोसिस होगा वो आइसोलेशन ऑफ द वायरस फ्रॉम द सलाइवा। यानी कि जो फोर्थ डायग्नोसिस किस प्रकार से करेंगे, यानी जो रैबिडली एनिमल का सलाइवा है, यानी कि जो रैबिड एनिमल है या जो भी एनिमल काटा है, बाइट किया है, उसका जो सलाइवा है उसके अंदर आइसोलेट करेंगे, यानी कि वायरस को, यानी जो रेबीज़ वायरस होगा उसको आइसोलेट करेंगे कि जो उसके अंदर, यानी कि जो उस एनिमल्स के अंदर जो काटा है उसके अंदर सलाइवा के अंदर रेबीज़ वायरस है या नहीं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कुछ डायग्नोसिस कर सकते हैं हमारे रेबीज़ जो पेशेंट हैं उनके। उसके बाद देख लेते हैं, अगर हम मान लो डायग्नोस कर दिए, यानी कि किसी भी पेशेंट का डायग्नोस कर दिए, तो डायग्नोस करने के बाद क्या करेंगे, प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द रेबीज़। यानी कि प्रिवेंशन यानी कि जो रेबीज़ वायरस होता है उससे हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ऑफ द रेबीज़, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को रेबीज़ हो जाता है तो उसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अर्ली डायग्नोसिस। यानी कि किसी भी पेशेंट को, रेबीज़ पेशेंट को ट्रीट करने से पहले उसका अर्ली डायग्नोसिस चेक कर लेते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस में क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द रेबीज़ विद और विदाउट लेबोरेटरी कंफर्मेशन इज द इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर एंड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द स्पेसिफिक थेरेपी। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द रेबीज़, यानी कि रेबीज़ के अर्ली डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे, विद और विदाउट लेबोरेटरी कंफर्मेशन। यानी कि अर्ली डायग्नोसिस के अंदर यही होता है कि अगर किसी भी पेशेंट्स को, किसी भी व्यक्ति को अगर रैबिड एनिमल काट लेता है, तो चाहे जो लेबोरेटरी जो कंफर्मेशंस है या फिर जो लेबोरेटरी जो चेकअप है वो आए या ना आए, लेकिन उसको ट्रीटमेंट प्रिवेंशंस के लिए क्या करना चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, यानी कि ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। एंड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द स्पेसिफिक थेरेपी, यानी कि और स्पेसिफिक जो थेरेपी होती हैं रेबीज़ वायरस के लिए वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे जो लेबोरेटरी जो कंफर्मेशंस है वो हो या ना हो। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो ये ट्रीटमेंट और थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये क्या होता है, इसका अर्ली डायग्नोसिस होता है। उसके बाद देख लेते हैं ट्रीटमेंट, यानी कि जो रैबिड पेशेंट होता है उसको हम किस प्रकार से ट्रीट करते हैं या फिर उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेंगे, जो रैबिड पेशेंट है उसको हम किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे। अब देख लिए, मान लो अगर कोई भी रैबिडली एनिमल है किसी भी स्पेसिफिक जगह पर बाइट कर लेता है,
तो वहाँ पर उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले क्लीन ऑफ द साइट वाटर एंड सोल, यानी कि जहाँ पर रैबिड एनिमल बाइट किया है उस जो साइट है उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे वाटर एंड सोप, यानी कि वाटर एंड सोप के साथ उस साइट को क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद अप्लाई द स्प्रिट ऑन वुंड, यानी कि जैसे ही हम क्लीन कर दिया उसके बाद जो स्प्रिट होती है उसको वुंड के ऊपर अप्लाई करेंगे, या फिर जहाँ पर बाइट किया गया है वहाँ पर स्प्रिट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि जैसे ही हम स्प्रिट अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद जो एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि जो पेशेंट होता है उसको हम रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगा देंगे, यानी कि जो रेबीज जो एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती है रेबीज वायरस के अगेंस्ट, यानी कि रेबीज वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती है, तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करेंगे, एडमिनिस्ट कर देंगे पेशेंट के अंदर। उसके बाद एडमिनिस्टर 5 डोज ऑफ द टिश्यू कल्चर, यानी कि उसके बाद क्या करेंगे, जो टिश्यू कल्चर के जो 5 डोज होते हैं उनको एडमिनिस्ट करेंगे, यानी कि जैसे टिश्यू कल्चर के 5 डोज को एडमिनिस्ट कर दिया उसके बाद देख लेते हैं वैक्सीन लगाते हैं, यानी कि कौन सी वैक्सीन लगा देते हैं। तो वैक्सीन इंक्लूड द HDCV, यानी कि HDCV का मतलब क्या होता है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, यानी कि अगर कोई भी रैबिडली एनिमल बाइट कर लेता है तो HDCC जो वैक्सीन होती है वो लगती है, यानी कि ह्यूमन डिप्लॉयड जो सेल वैक्सीन होती है वो लगती है। और जिसका रूटीन किस प्रकार से होता है, यानी कि अगर कोई भी रैबिड पेशेंट है अगर वो जा रहा है वैक्सीन लगवाने तो उसका रूटीन किस, यानी कि फर्स्ट डे यानी 0 मतलब क्या होता है, जिस दिन बाइट किया उस दिन लग गई, उससे यानी कि उसके बाद जो तीसरे दिन लगेगी, तीसरे दिन के बाद 7 डेज लगेगी, 7 डेज 14 डेज, 14 डेज के बाद 28 डेज, और आफ्टर दैट यानी कि 28 डेज ये 5 डोज लगने के बाद क्या करेगी, बूस्टर डोज लगती है, लास्ट फाइनल जो बूस्टर डोज लगती है। और जो बूस्टर डोज कब लगती है, एवरी 2 ईयर, यानी कि प्रत्येक 2 ईयर के अंदर जो रेबीज वायरस की बूस्टर डोज लगती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अदर मेजर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट के कुछ अदर मेजर्स भी होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, रेबीज पेशेंट को ट्रीट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी पेशेंट को अगर रेबीज डिजीज़ हो जाती है तो उसके सबसे पहले उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, यानी कि सभी से अलग करके अलग रहना चाहिए उसको, या सभी से दूरी बनाई रखनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं रिड्यूस एंजाइटी एंड द पेन। अगर किसी को अगर रेबीज डिजीज़ हो जाती है तो उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस एंड उसकी जो एंजाइटी है या उसके अंदर जो उसके वुंड के अंदर या बाइट जहाँ पर बाइट किया वहाँ पर पेन हो रहा है या एंजाइटी हो रही तो उसको हम रिड्यूस करेंगे। उसके बाद हाइड्रेशन करेंगे, इंटेंसिव केयर देंगे, यानी कि उसको रेबीजली जो पेशेंट होता है उसको हम तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल वैक्सीन लगवा देंगे, यानी कि HDC वैक्सीन उसका लगाएंगे, रूटीनली वैक्सीन चालू कर देंगे। ये कुछ अदर मेजर्स थे। उसके बाद देख ले जो अदर मेजर्स थे, यानी कि जो रेबीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो अदर मेजर्स थे उनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, किस प्रकार से आइसोलेशन करते हैं, किस प्रकार से एंजाइटी पेन हटाते हैं, किस प्रकार से हाइड्रेट करते हैं, किस प्रकार से इंटेंसिव केयर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इसके अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन द पेशेंट्स ऑफ द रेबीज शुड बी आइसोलेटेड इन द डार्क एंड क्विट रूम, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट्स को रेबीज होती है तो उसे हम आइसोलेट करते हैं कहाँ पर, डार्क यानी कि एक अंधेरा, और क्विट यानी कि शांत रूम, यानी कि किसी भी अंधेरे और जो शांत रूम है उसके अंदर क्या करेंगे, इसको आइसोलेट कर देंगे, वहाँ पर उसको ठहरने के लिए बोल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे आइसोलेट कर लेते हैं। उसके बाद रिड्यूस द एंजाइटी एंड द पेन और एंजाइटी के लिए क्या करेंगे, अगर किसी भी पेशेंट को अगर कोई भी अगर रेबीज वायरस यानी कि रेबीज डिजीज़ का पेशेंट है, अगर उसको एंजाइटी पेन हो रही है तो उसको हम सेडेटिव ड्रग्स देंगे। सेडेटिव ड्रग्स से क्या करेगा, उसको पेन भी फील नहीं होगा और एंजाइटी भी फील नहीं होगी। सेडेटिव ड्रग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से सेडेटिव के दौरान बेहोशी टाइप, यानी कि बेहोश भी नहीं होता है लेकिन बेहोशी टाइप हो जाती है, उसको कुछ फील नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या क्या देते हैं, यानी कि जो हाइड्रेशन जो ट्रीटमेंट रहता है उसके अंदर क्या देते हैं, पेशेंट शुड बी हाइड्रेटेड बाय आईवी फ्लूइड्स, यानी कि जो पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड को स्टार्ट कर देंगे, उसके अंदर आईवी फ्लूइड कंटिन्यू चालू रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं इंटेंसिव केयर, यानी अगर किसी भी पेशेंट्स को इंटेंसिव केयर किस प्रकार से दे देते हैं। तो इफ़ एनी द पेशेंट हैव द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक प्रॉब्लम शुड बी केप्ट इन इंटेंसिव केयर। अगर किसी भी पेशेंट्स को, यानी कि अगर मान लो किसी पेशेंट को रेबीज डिजीज हो गई, अगर उस पेशेंट को पहले से ही रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम है या फिर रेस्पिरेटरी या कार्डियक डिजीज है तो उस पेशेंट को इंटेंसिव केयर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस पेशेंट को इंटेंसिव केयर अवश्य दें। उसके बाद देख लेते हैं वैक्सीन, है कि अगर रेबीज डिजीज होती है तो उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। तो HDCV एंड TCV जो वैक्सीन होती हैं वो रेबीज डिजीज़ के पेशेंट के अंदर लगती हैं। HDCV मैंने ह्यूमन डिप्लॉयड शेल वैक्सीन्स होती है। ठीक है, ये सारी वैक्सीन HDCV और TCV वैक्सीन लगती हैं किसी भी रेबीज पेशेंट्स को, और उसका जो रूटीन मैंने बता दिया था 0, 3, 7, 14, 28 डेज होती है, और आफ्टर 2 ईयर यानी कि बूस्टर डोज रिक्वायर्ड आफ्टर 2 यानी कि प्रत्येक 2 ईयर्स के अंदर क्या होती है, जो रेबीज की बूस्टर डोज होती है वो लगती है।
ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम कंट्रोल, यानी कि मान लें ट्रीटमेंट तो कर दिया हमने रेबीज़ पेशेंट्स का आई है, इससे पहले हम कंट्रोल किस प्रकार से करें, यानी कि जो रेबीज़ डिजीज़ जो फैलती है या जो स्प्रेड होती है हम इसे किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, या रेबीज़ डिजीज़ को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो रेबीज़ डिजीज़ देखिए रेबीज़ डिजीज़ को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। रिमूव ऑल स्ट्रे डॉग एंड कैट, यानी कि स्ट्रे का मतलब क्या होता है, आवारा। स्ट्रे का मतलब होता है आवारा। आवारा का मतलब होता है जो भी डॉग्स या कैट्स होते हैं जो पेट्स इनके पालतू नहीं हैं और वह ऐसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें हम आवारा बोलते हैं। तो कोई भी अगर डॉग्स एंड कैट्स आवारा हैं उन्हें रिमूव कर दें या फिर उनको अपने पास नहीं आने दें या फिर अपने पास नहीं रखें। हैव द ऑल पेट्स वैक्सीनेटिव, अगर हम कोई भी कैट या डॉग्स पेट्स करते हैं या पालते हैं किसी भी कुत्ते या फिर किसी भी बिल्ली को, तो उसे वैक्सीनेटेड ज़रूर करवाएं, यानी कि टाइम टू टाइम उसके वैक्सीन लगनी चाहिए। डो नॉट ईट एनिमल दैट नॉट लुकिंग गुड या नॉर्मल, यानी कि किसी उस एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ईट, यानी उस एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए जो कि लुकिंग गुड, यानी जिसका लुकिंग गुड अच्छा नहीं है फिर नॉर्मल नहीं है, उसे हम ईट नहीं करना चाहिए। जैसे हम खाते हैं ना, मान लो चिकन वगैरह, ये सारी चीज़ें, मांस मीट, ये सारी चीज़ें, इनको अगर गुड लुकिंग है तो ही एनिमल्स को खाएं, अन्यथा नहीं खाएं। एंड डू नॉट अलाउ बैट्स टू लाइव इन द हाउस या चिमनी, यानी कि चिमनी या हाउस के अंदर जो आवारा चीज़ें होती हैं डॉग कैट्स, उनको स्टे नहीं करने दें और उन्हें नहीं दें। अवॉइड द पिकिंग अप डेड एनिमल, यानी कि अगर आपके आसपास कोई डेड एनिमल्स है तो उन्हें अवॉइड करें या फिर उसे पिकअप करके कहीं दूर ले जाके डाल दें या फिर कहीं खड्डा उड्डा खोद के दबा दें, जिससे रेबीज़ वायरस डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यूज़ द ग्लव्स वाइल जब स्कैनिंग एनिमल्स एंड द नर्वस सिस्टम या ऑर्गन्स, यानी कि ग्लव्स का यूज़ करें जब हम कोई भी स्कैनिंग किसी भी एनिमल, कोई भी अगर रैबिडली एनिमल है उसको हम स्कैनिंग करने जा रहे हैं तो हम ग्लव्स का ज़रूर यूज़ करें, या फिर उसके नर्वस टिश्यू तो ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें, जिससे इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो रेबीज़ डिजीज़ होती है उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर